फ्रेंड्स, पीडीडब्ल्यू में आपका स्वागत है। आज हम इस बात पर विचार करेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट जो अपने स्मॉल नेबर्स को अपने ओथ सेरेमनी में बुलाए, तो इसके पीछे उनका मकसद क्या है। अगर हम देखें तो 2014 में सार्क के सारे लीडर्स को बुलाया गया था, 2019 में बिम्स्टेक के लीडर्स को बुलाया गया, लेकिन इसमें दो सार्क माइनस पाकिस्तान और इंडियन ओशन के कुछ कंट्री को शामिल किया गया है। तो अगर हम देखें तो इसके पीछे गवर्नमेंट का मकसद क्या है, गवर्नमेंट कहना क्या चाहती है। एक तो ये हमेशा अगर आप देखें तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी गवर्नमेंट की बहुत ही प्रोमिनेंट चल रही है, चाहे वो 2014 का हो या 2019 का हो। अभी भी यही उम्मीद है कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी कंटिन्यू करेगी और दैट विल बी द टॉप प्रायोरिटी ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। और इसीलिए सारे अपने नेबरिंग कंट्रीज और इंडियन ओशन के भी जो क्लोज कंट्रीज हैं उनको भी इनवाइट किया गया है, यानी ऑलमोस्ट 7 कंट्रीज को। उसमें बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, मालदीव्स, सेशल्स, इन सबों को, मॉरिशस को बुलाया गया। तो इसके माध्यम से सबसे पहले तो गवर्नमेंट अपनी कमिटमेंट को दोहराना चाहती है कि वी विल कंटिन्यू टू गिव मैक्सिमम इम्पोर्टेंस टू आवर नेबरिंग कंट्रीज। दूसरा कि अभी अगर आप देखें तो चाइना और इवन अदर आउटसाइड पावर्स, दे आर ट्राइंग टू मेक इनरोड्स इनटू दिस साउथ एशियन और इंडियन ओशन रीजन, बिकॉज कि आपको पता ही है कि यूएस ने अपनी इंडो पैसिफिक पॉलिसी अनवेल की और उसके कारण जब से इंडो पैसिफिक पॉलिसी यूएस की आई है उसके बाद ऑलमोस्ट एक कहते हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन ये काफ़ी लाइमलाइट में आ गई है। और इसलिए चाइना भी चाहता है कि भाई इस एरिया में मेरा प्रेजेंस बढ़े, और ये प्रेजेंस वो साउथ एशियन रीजन और साउथ एशियन कंट्रीज के थ्रू आ रही। तो गवर्नमेंट का एक मोटिव ये भी है कि वो नहीं चाहती कि यहाँ चाइना का वर्चस्व बढ़े, और स्पेशली चाइना का गवर्नमेंट को हमें नहीं लगता कि इससे कोई ये, अगर चाइना जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं, बांग्लादेश है या भूटान है या नेपाल है, इन लोगों के साथ इकोनॉमिक ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिलेशन बढ़ाए तो उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट की अपनी ही अगर हम देखें बायलैटरल ट्रेड चाइना के साथ तो मोर देन $100 बिलियन है। तो उस पॉइंट पर कुछ नहीं हुआ। लेकिन चाइना की सबसे बड़ी जो अगर हम देखें सारे कंट्रियों के साथ तो वो रहता है कि वो दे आर जस्ट वेपनाइज इकोनॉमिक रिलेशंस। इन द बिगिनिंग देयर फोकस विल बी ऑन स्ट्रेंथनिंग इकोनॉमिक कोऑपरेशन, दे विल गिव यू मेनी कंसेशंस, लेकिन कुछ समय के बाद इसको वो अपना ढाल बनाते हैं, इसको यूज करते हैं टू गेट ग्रेटर concessions from you, or that may be very strategic, which is inimical to Indian interest. तो गवर्नमेंट का पर्पस चाइनीज इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक ऑपरेशन उस पर नहीं है। गवर्नमेंट का पर्पस है कि ये सारे हमारे जो बैकयार्ड्स हैं उसमें वो कोई स्ट्रेटजिक स्पेस नहीं है। द गवर्नमेंट इज नॉट रेडी टू गिव स्ट्रेटजिक स्पेस टू चाइना। उसके बाद अगर आप देखें तो हमारे ये जो नेबरिंग कंट्रीज है और इवन जिन लोगों को बुलाया गया उसमें सबों के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है। अगर आप देखें मालदीव्स को, तो मालदीव्स में मोहम्मद मुजीब जब से प्रेसिडेंट बने हैं तो उस समय से ही एंटी इंडिया पॉलिसी, इनफैक्ट इंडिया आउट कैंपेन के ही बल पे वो पावर में भी आए। तो पावर में आने के बाद इस पॉलिसी को कंटिन्यू किए जब तक कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन नहीं हो गया। उसके बाद अब हम देखते हैं कि टोन डाउन है, और नहीं तो स्टार्टिंग में इंडियन जो भी मिलिट्री पर्सनल थे उनको एक्सपल्सन की बात हुई, फिर इंडिया और मालदीव्स के बीच हाइड्रोग्राफिक सर्वे के लिए एग्रीमेंट है, उसका रिन्यूअल होना है अभी जुलाई में, लेकिन मालदीव्स गवर्नमेंट उसको रिफ्यूज करती है। दे आर नॉट गोइंग टू रिन्यू दैट पैक्ट। और अगर हम चाइना की बात करें तो चाइनीज जो रिसर्च वेसल्स हैं
उन्हें वो अपने मालदीवियन वाटर्स में आने की अनुमति देती है। तो इसलिए इवन नेपाल को भी देखें तो नेपाल ने अपनी करेंसी जो अभी न्यू नोट्स इशू किए हैं उस पे उस मैप को उन्होंने छापा है जिसमें इंडियन एरियाज कुछ जैसे काला पानी है, लिपू लेक है, इन सबों को वो चाइनीज टेरिटरी के तौर पर दिखाया गया है। लेकिन इन तमाम प्रॉब्लम्स के बावजूद अगर इंडिया इनवाइट कर रही है इन कंट्रियों को तो इसका मतलब है कि जो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में एक वर्ड आता है स्ट्रेटजिक पेशेंस, तो इंडिया उसी को फॉलो कर रही है कि दे वांट टू मेक इट क्लियर और इवन टू एम्फेसाइज दैट वी विल स्टैंड विथ यू नो मैटर व्हाट यू डू। यानी जो नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं ना कि द लॉन्ग रोप प्रोवाइड किया जा रहा है इन कंट्री को, ताकि sooner or later they will realize the benefits of coming closer to India or even putting bilateral interests on the top priority। अगर हम ऐसे विचार करें कि भाई नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी से होता क्या है, क्यों है ये गवर्नमेंट की टॉप प्रायोरिटी रही है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में सबसे बड़ी बात है कि अगर आपके नेबरिंग कंट्री वहाँ अगर कोई प्रॉब्लम होता है, वहाँ अगर क्योस हो गया या सिक्योरिटी का माहौल ख़राब हो गया तो उसका इफेक्ट आपके ऊपर पड़ेगा। और इसका सीधा आप एग्जाम्पल म्यांमार में देख रहे हैं। म्यांमार में आर्म क्राइसिस मिलिटेंट और वहाँ की जो आर्मी है उसके बीच चल रही है और उसके कारण हमारे सारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ रिफ्यूजी प्रॉब्लम हो गया है और वहाँ के जो मिलिटेंट्स हैं वो यहाँ आकर के भी बहुत क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करते हैं। तो अभी जो मोर देन 1 ईयर से जो मणिपुर में प्रॉब्लम है उसका एक मेजर रीज़न यही है। तो इसीलिए गवर्नमेंट चाहती है कि नेबरहुड पॉलिसी के कारण हम ऐसा माहौल बना के रखें कि ताकि हमारे जो नेबरिंग कंट्री हैं वहाँ पीस एंड सिक्योरिटी का माहौल हो, ताकि उसका बेनिफिट हमारे ऊपर भी होगा। और दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न है कि वो इकोनॉमिक रीज़न है। अगर आप अपने नेबरिंग कंट्री के साथ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिलेशन को बढ़ावा देते हैं तो वो काफ़ी बेनिफिशियल होता है, इसलिए कि जब आप दूर की दराज की कंट्री के साथ आप इकोनॉमिक एक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं तो वहाँ बहुत सारे एडिशनल फैक्टर्स भी आ जाते हैं। लाइक आपका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा, इवन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो बढ़ जाता है। लेकिन नेबरिंग कंट्री के साथ ये स्थिति नहीं है। प्लस आप रॉ इनपुट्स वो भी आप नेबरिंग कंट्री से ले सकते हैं और दैट विल बी मच चीपर। सो तो वो आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको रिड्यूस करेगा। और इस सब के कारण सबसे बड़ी बात होती है कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उसका काफ़ी कम्पिटिटिव एज मिलता है। अगर सपोज कि कोई यूएस से या यूरोपियन यूनियन से यहाँ चीनी भेज रहा है या कोई भी प्रोडक्ट बेच रहा है जो इंडिया में भी मैन्युफैक्चर होता है तो नेचुरली कि उससे हमें तो ये जस्ट बगल में है तो हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा वो मिनिमल होगा, लेकिन उन कंट्रीज़ का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफ़ी हाई होगा। तो हमें इस ट्रेड में और इस रीजन में अपना ट्रेड एडवांटेज मिलेगा। तो ये बहुत ये है इम्पॉर्टेंट इस मान। तो इसलिए भी गवर्नमेंट की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है। तीसरी बात है कि अगर आपका रिलेशन अच्छा हुआ आपके नेबरिंग कंट्रीज के साथ तो उसके साथ जो बायलैटरल प्रॉब्लम्स है उसको आप इजीली डायलॉग के साथ सुलझा सकते हैं। जैसे कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कोस्टल एरियाज में प्रॉब्लम था, इवन बाउंड्री इशूज थे, वो सब आराम से सुलझा लिए गए। तो ये भी एक बेनिफिट है। एट द ग्लोबल स्टेज ऑल्सो विल हैव द स्पिन ऑफ इफेक्ट। सपोज कीजिए कि कहीं आपको वोटिंग हो रही है, यूएन में ही किसी इशू पर वोटिंग हो रही है और आपको अपना पक्ष मजबूत करने के लिए आपको सपोर्ट चाहिए एडिशनल लोगों का। तो इसमें अगर आपका रिलेशन अपने नेबरिंग कंट्री के साथ अच्छा है तो दे विल सपोर्ट यू ओनली। सो इसके डिप्लोमेटिक बेनिफिट भी होते हैं और इस तरह इसी सब के कारण गवर्नमेंट काफ़ी अपने नेबरहुड पॉलिसी को प्रमोट कर रही है। थैंक यू।